हेलो फ्रेंड्स, मैं सलेम कुमार श्रीवास्तव सलेम क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के पार्ट 1 में प्रस्तावना या प्रस्तावना इसे कहते हैं। प्रस्तावना या प्रपोजल या प्रस्ताव ऑफर सेक्शन 2A में जिसकी परिभाषा दी गई है उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, प्रस्तावना की परिभाषा या प्रस्तावना की परिभाषा ऐसे बताई गई है उनमें, जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रतिविरत रहने के लिए अपनी तत्परता किसी दूसरे व्यक्ति को से इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि वह व्यक्ति उस बात को करने या उससे प्रतिविरत रहने की अपनी सहमति प्रदान करे तो उसे प्रस्तावना कहते हैं। अर्थात प्रस्तावना दो व्यक्तियों के बीच में होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए सहमति मांगता है। जो सहमति देता है उसे जो है एक्सेप्टेंसी यानी स्वीकृति करता कहते हैं। जो सहमति मांगता है उसे ऑफरी कहते हैं। अब देखिए, ऑफर है जो प्रस्तावना है वो कई तरह से हो सकती है। प्रस्तावना जो है वो सबसे पहला है कि प्रस्तावना का निश्चित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भ्रामक या किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए और उसका अर्थ बिल्कुल निश्चित रूप से स्वीकार करने वाले को समझ में आना चाहिए, तभी वो प्रस्तावना की स्वीकृति सही मानी जाएगी, अन्यथा प्रस्तावना जो है वो सही नहीं होगी। दूसरा कहता है कि प्रस्तावना का संचरण होना चाहिए, यानी प्रस्तावना जो व्यक्ति कर रहा है वो व्यक्ति जिसको कर रहा है उस व्यक्ति तक उस प्रस्तावना की सूचना पहुंचनी चाहिए, संपूर्ण सूचना पहुंचनी चाहिए। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज़ उसके ज्ञान में नहीं है तो वो जो है अपनी सहमति देने में असमर्थ होगा और उसे इतना अवसर मिलना चाहिए कि वो अपनी जो है सहमति देने और न देने के लिए उसको पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। इतना संचरण का समय होना चाहिए। तो क्या प्रस्तावना का विधिक संबंध स्थापित करना जो है आशय होता है। यदि किसी भी प्रस्तावना को स्वीकृति जैसे ही मिल जाती है वैसे ही दोनों पक्षकार एक दूसरे के साथ विधिक रूप से जो है वो दायित्वहीन हो जाते हैं, अधिकार और दायित्व और कर्तव्य के अंदर हो जाते हैं। तो जैसे ही प्रस्तावना करेगा, प्रस्तावना एक विधिक संबंध स्थापित करता है, क्योंकि विधिक संबंध तभी स्थापित होगा जब प्रस्तावना को स्वीकृत कर ली जाएगी। और जैसे ही स्वीकृति होगी तो वैसे ही इसका आशय ये है कि वैसे ही जो है उसको हम विधि द्वारा परिवर्तनीय करा सकते हैं। और जैसे विधि द्वारा परिवर्तनीय कराएंगे वो विधिक दायित्व के अंतर्गत आ जाती है। अब प्रस्तावना का शब्दों या व्यवहार से ऐसा होना चाहिए कि उसे हम शब्दों के द्वारा या व्यवहार के द्वारा व्यक्त करें और वो जो है अभिव्यक्त होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सामने साफ सफा मालूम होना चाहिए कि ये प्रस्तावना की गई है, चाहे शब्दों से चाहे उसके व्यवहार से। प्रस्तावना सशर्त भी हो सकती है। अगर प्रस्तावना सशर्त की गई है तो स्वीकृतिकर्ता को उस प्रस्तावना को उसी शर्त के अनुसार ही अपनी स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, लेकिन इसमें शर्तों का ज्ञान स्वीकृतिकर्ता को पूर्ण रूप से होना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से नहीं होगा तो वो जो है शर्तें प्रस्तावना में नहीं मानी जाएंगी। इसलिए सशर्त प्रस्तावना करने में सभी शर्तों का स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए उस व्यक्ति से जिससे हम सहमति प्राप्त करना चाहते हैं। लास्ट है, अगर एक बार प्रस्तावना अस्वीकृति हो गई तो वो समाप्त हो जाती है और दोबारा अगर आपको उसी क्षेत्र उसी कार्य क्षेत्र में दोबारा कोई अगर सहमति लेनी है
तो दोबारा से आपको अपनी प्रस्तावना करनी पड़ेगी। प्रस्तावना करने से पहले हम कभी भी इसको प्रस्तावना को जब तक स्वीकार नहीं किया गया है उस समय तक, जब तक स्वीकार न किया गया हो उस समय तक हम इसको खंडित कर सकते हैं। एक बार स्वीकार हो जाने पर वो जो है खंडित नहीं की जा सकती है। तो यह है प्रस्तावना की परिभाषा और प्रस्तावना कैसे की जा सकती है। और एक प्रस्तावना में एक और है कि अगर प्रस्तावना का निमंत्रण किया गया है तो वो प्रस्तावना नहीं होती है। प्रस्तावना का निमंत्रण जैसे कि हम किसी के निविदा की सूचना देते हैं, निविदा का निमंत्रण करते हैं तो वो प्रस्तावना नहीं होता, प्रस्तावना का निमंत्रण होता है। रेलवे में टिकट का जो है वो भी एक निमंत्रण होता है। शेयर में जो भी होता है, जो भी शेयर बेचने का होता है वो भी एक निमंत्रण होता है। निमंत्रण प्रस्तावना नहीं होती है, बल्कि निमंत्रण प्रस्तावना वो प्रस्तावना का निमंत्रण होता है। इस प्रकार से ये प्रस्तावना ऐसे की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते परिभाषा बताई मैंने, अब मैं बता रहा हूँ एग्रीमेंट करार। सेक्शन 2E में बताया गया है ऑफर और एक्सेप्टेंस, यानी कि जब प्रस्तावना और प्रस्तावना का प्रतिग्रहण हो गया तो वहाँ प्रतिज्ञा बन गई, और प्रतिज्ञा जब हो गई तो प्रतिज्ञा ही जो है वो करार हो जाती है, यानी एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट जो है जब प्रतिज्ञा जब हो गई, यानी कि जब दोनों पक्षकार विधिक रूप से बाध्य हो गए, प्रतिज्ञा कर लिया, तो वो एग्रीमेंट में हो जाता है, एग्रीमेंट कहलाता है उसे। ठीक है, अब एग्रीमेंट जो है करार के 5 प्रकार होते हैं। मान्य करार, शून्य करार, शून्यकरणीय करार, अवैध करार और अपरिवर्तनीय करार। मान्य करार वो होते हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, जिनको हम विधि के द्वारा हम परिवर्तित करा सकते हैं, यानी कि इन्फोर्समेंट बाय लॉ हम जिसको लागू करार वो मान्य करार होते हैं। शून्य करार वो होते हैं जिन्हें हम विधि के द्वारा मान्य नहीं करा सकते, विधि के द्वारा हम परिवर्तित नहीं करा सकते, अर्थात हम इन्फोर्समेंट बाय लॉ इसे नहीं करा सकते, वो शून्य करार होते हैं। शून्य करार के जैसे सेक्शन 23 से लेकर के सेक्शन 30 तक हम लोग पढ़ेंगे, वो शून्य करार में आते हैं। जैसे विवाह के अवरोधार्थ किया गया करार शून्य होता है, व्यापार के अवरोधार्थ किया गया करार शून्य होता है, और उसकी इसी प्रकार से जो है किसी को जो है विवाह के अवरोधार्थ किया गया करार शून्य होता है। कार्रवाइयों के अवरोधार्थ किया गया करार शून्य होता है। तो ये शून्य करार होते हैं और प्रारंभतः शून्य माने जाते हैं। इसके द्वारा इन कामों को करने के लिए किया गया करार शून्य होता है। ठीक है, और बाद में शून्यकरणीय करार वो होता है जहाँ पर किसी एक पक्षकार द्वारा उसे उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो उसे शून्य कराए या उसे मान्य करार माने। जब दूसरा पक्षकार जो है उसको जो है शून्य करा देता है तो वो शून्य करार हो जाता है, अन्यथा वो मान्य करार के रूप में माना जाता है। अवैध करार वो करार होता है जहाँ पर हम उसको विधि के द्वारा परिवर्तित नहीं करा सकते। विधि द्वारा परिवर्तित कराना मतलब अवैध होता है, उसको हम नहीं करा सकते, तो अवैध करार होता है। अपरिवर्तनीय करार वो होता है जिसे हम परिवर्तित ही नहीं करा सकते, वो अपरिवर्तित करार होता है। ठीक है, ये है करार के प्रकार। नेक्स्ट में आपको वीडियो में आपको जो है प्रतिफल की परिभाषा डिटेल में बताएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।